इस ठंड में तुम सबको शौक है ना जुआ खेलने का और नशा करने का, अब जेल में करना। पुलिस वहां मौजूद सभी को अपने साथ जेल में ले जाती है, पर जिनकी फैमिली अच्छे घर से होती है वो अपने पति बच्चों को जेल से छुड़ा लेती हैं। पर इस बारे में जब गरीब शांति और उसके परिवार को पता चलता है तो मानो जैसे उनके ऊपर दुखों का पहाड़ ही टूट जाता है। भैया ने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, अब हम उन्हें जेल से कैसे छुड़ाएंगे? अगर पापा जी को ये बात पता चल गई तो कहीं इस ठंड में उनकी तबीयत ना बिगड़ जाए। अरे अब मेरा बेटा जेल से कैसे आएगा, कोई कुछ करो। पूरा परिवार इस सदमे में था कि इस ठंड में वो लोग कैसे रवि को जेल से बाहर करें। तभी वहां फैक्ट्री से विनोद आ जाता है और जब उसे पता चलता है कि उसका बेटा जेल में चला गया है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो बिस्तर पकड़ लेता है। माँ दादू की तबीयत खराब हो गई इस ठंड में, पापा भी जेल में, घर में खाना भी नहीं है, हमने कल भी कुछ नहीं खाया था, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना, मैं खाली रोटी नहीं खाने वाली। हाँ भाभी, खाली नमक रोटी मेरे गले से भी नीचे नहीं उतरती। यहाँ खाने के लिए घर में आटे के अलावा घर में अनाज का एक दाना नहीं है और तुम लोगों से सूखी रोटी नहीं खाई जा रही। आखिर बहू इतनी ठंड में कहाँ से खिलाएगी तुम्हें अच्छा खाना? माँ जी, बच्चे और आरती सही तो बोल रहे हैं, आखिर कब तक हम सूखी रोटी खाएंगे? एक दिन ये आटा भी खत्म हो जाएगा, इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं कोई काम करूंगी। पर बहू, तुझे इतनी ठंड में कहाँ काम मिलेगा? कहीं ना कहीं तो काम मिल ही जाएगा माँ जी। फिलहाल मैं पड़ोसी से थोड़ा सा मांग कर ले आती हूँ, उन्होंने साग उगाया है अपने आंगन में। इतना बोल निशा अपनी पड़ोसन के पास जाती है और उससे कुछ साग मांगती है। निशा, इससे ज्यादा साग नहीं दूंगी, मेरे घर में भी लोग हैं, पर इतने कम साग से तो 2 लोगों का भी पेट नहीं भरेगा। तो गरीबी में 56 भोग खाना जरूरी है क्या? इसी साग को उबाल कर आटे में मिला लो और खा लो। निशा अपनी पड़ोसन की बात सुनकर अब ऐसा ही करती है और वो अपने परिवार वालों को साग वाली रोटी खाने को देती है, जिसे देख निशा के दोनों बच्चे और नंद मुंह बनाने लगते हैं। माँ, तुमने ये क्या घास फूस की रोटी बनाकर हमें दे दी? मैं नहीं खाऊंगा ये घास की रोटी। हाँ भाभी, मुझे भी ये घास की रोटी पसंद नहीं आई। भला साग घास को काट कर भी कोई रोटी बनाता है क्या? बेटा, कुछ दिन की बात है, खा लो जो बहू दे रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ये खाना भी नसीब ना हो। हमारी मिल भी नहीं चल रही है, ऊपर से मेरी तबीयत और खराब हो गई, मैं काम नहीं कर सकता, जो बहू देगी अब हमें वही खाना है। विनोद की बात सुनकर राजू, पिंकी और आरती मुंह बनाकर वो रोटी खा लेते हैं और अगली सुबह निशा काम की तलाश में जाती है, जहां उसे एक कोठी में साफ सफाई का काम मिलता है। क्योंकि आज उसका पहला ही दिन था, इसलिए वो अपनी मालकिन से कुछ बोल नहीं पाती और घर में सब्जियां देखकर खुद से कहती है, कितना सारा खाना बचा हुआ है, ये लोग तो फेंक देंगे और ये मेथी पालक सड़ रहा है, कैसे मालकिन से बोलूं कि सब्जी बनाने के लिए मुझे दे दे ये सब। अपने सामने सब्जियां देखकर भी निशा सब्जी नहीं ले पाती और घर के लिए निकल जाती है। तभी उसकी नजर एक सब्जी वाले पर पड़ती है, जो खराब पालक और मूली के पत्ते तोड़कर गाय को खिलाने के लिए जा रहा होता है। ये देख निशा सब्जी वाले से कहती है, भैया, आप ये पत्ते मुझे दे दीजिए, मुझे इनकी जरूरत है। वैसे मुझे इनका कोई काम नहीं है, अगर तुम्हें जरूरत है तो तुम बेशक से रख लो, कितनी ठंड हो रही है। अरे मेरी तो सारी सब्जियां बिक गईं, अब तो मैं घर जाकर आराम करूंगा। निशा पालक और मूली के पत्ते लेकर घर जाती है और एक बार फिर पत्तों से रोटियां बनाती है और फिर खाने में फिर हरी रोटी देख बच्चे और आरती मुंह बनाने लगते हैं। क्या भाभी, आपने तो कसम खा ली कि आप हमें ये घास की ही रोटियां खिलाओगे? ये रोटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती खाने में। हाँ माँ, एक दिन रोटी सब्जी खिला दो ना, क्या हम इतने गरीब हो चुके हैं कि एक दिन अच्छा खाना भी नहीं खा सकते। अगर दादा ठीक होते और पापा भी कमा रहे होते तो ये घास फूस की रोटी ना खानी पड़ती। बेटा, तुझे नहीं पता हमारी गरीबी की चरम सीमा कहाँ तक पहुँच चुकी है। हमें घास की रोटी नसीब हो रही है, हमारे लिए यही काफी है। एक बार फिर सभी लोग मुंह बनाकर वो रोटी खाते हैं। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और हर रोज कोई ना कोई जुगाड़ करके निशा अपने घर वालों को 2 वक्त की घास की रोटी देती है। माँ जी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं इस ठंड में आज अपने घर वालों को कैसे रोटी बना कर दूं। अब आटा भी सिर्फ 5 रोटी का बचा है। बहू, जब से मेरा रवि जेल में गया है तब से हम कभी मूली के पत्ते तो कभी सड़े गले पालक के पत्तों की रोटी खा रहे हैं। अब हमारे घर के सामने ये जो चने के पौधे और घास हो रखी है, हमें आज इन पत्तों और घास को तोड़कर उन्हें उबाल कर पीस कर उनकी रोटी बनानी पड़ेगी। न चाहते हुए भी निशा और शांति घर के बाहर से चने का साग तोड़ती है और उनसे रोटी बना देती है। फिर से वही
घास फूस की रोटी। आज मैं नहीं खाने वाली ये घास की रोटियां, भले ही मुझे 4 दिन भूखा ही क्यों न रहना पड़े। हाँ माँ, हम भी आज बुआ की तरह घास की रोटी नहीं खाने वाले। आरती, तुम बड़ी होकर अगर ऐसा करोगी तो बच्चे भी तुमसे वही सीखेंगे। तुम तो समझो हमारी मजबूरी। नहीं खाना तो बाहर जाओ और खुद रोटी का इंतजाम करो आरती। राजू और पिंकी बच्चे हैं, उनका समझ में आता है, पर तू भी इस तरह की हरकतें कर रही है। तेरी भाभी कैसे तुम्हें ये घास की रोटियां दे रही है, वो सिर्फ उसका दिल जानता है। इसीलिए अगर अब तुम्हें खाना खाना है तो खाओ, नहीं तो निकलो यहाँ से और अपने खाने का इंतजाम खुद करो। अपनी माँ की बातें सुन आरती को अपनी गलती का एहसास होता है और वो चुपचाप रोटी खा लेती है। अपनी बुआ को रोटी खाता देख पिंकी और राजू भी खाना खाते हैं। और अगले दिन निशा सुबह सुबह मालकिन के घर जब जा रही होती है तो अपनी नंद और बच्चों से कहकर जाती है कि आज मालकिन के घर दावत है तो शायद हमें भी अच्छा खाने का मौका मिल सकता है। आज तो मैं पूरी कोशिश करूंगी खाना लाने की। निशा मालकिन के यहाँ जाती है जहाँ मालकिन उससे कहती है, निशा, मैंने बताया था ना आज घर में मेहमान आने वाले, तो तुम पालक पनीर, पूरी, साग और भी 5 तरह के अच्छे पकवान बना देना। ठीक है मालकिन। मालकिन के कहने पर निशा सुबह से शाम तक अकेले सारा काम करती है और सारा खाना बना लेती है। पर तभी वहां उसकी सास रोती हुई आती है। बहू, तेरे ससुर की तबीयत बहुत खराब है, तू जल्दी से घर चल, हमें डॉक्टर के पास ले जाना होगा उन्हें। अगर ऐसी बात है तो आप अभी ये 1000 रुपए ले लीजिए। अभी मेरे पास कैश बस यही बचा है, बाकी कल ही निशा को उसकी सैलरी दे दूंगी। निशा, तुम घर जाओ। जैसे ही निशा को पता चलता है कि उसके ससुर की हालत खराब हो गई है तो वो अपनी मालकिन के कहने पर अपनी सास के साथ सीधा घर आती है। माँ देखो, दादाजी की तबीयत कितनी खराब है, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। निशा अपनी सास के साथ अपने ससुर को जैसे तैसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है और जो मालकिन ने 1000 रुपए दिए थे उनमें से 900 की दवाई लाती है और 100 रुपए का आटा लेकर घर आती है तो देखती है कि सब भूख से बेहाल है। जिन्हें ऐसा देख निशा उदास होकर कहती है, आज मालकिन के घर में दावत थी, सोचा था हमें भी थोड़ा सा ही सही पर अच्छा खाना खाने को मिलेगा, पर लगता है आज भी हमारे नसीब में ये घास की ही रोटियां हैं। माँ जी, आप पापा जी के पास बैठो, जब तक मैं पड़ोस से साग मांग कर लाती हूँ। एक बार फिर निशा अपनी पड़ोसन से सड़े गले पालक के पत्ते लेकर आती है और अपने परिवार वालों को वही खाना खाने को देती है। माँ, कब आएगा वो दिन जब हम भी इस ठंड में कुछ अच्छा खाएंगे? भाभी, आप तो कह रही थी कि आज आपकी मालकिन के घर में दावत है, आज हम कुछ अच्छा खाएंगे, पर ये क्या, आज भी हमें यही खाना खाना पड़ रहा है। अरे क्या ये शांति जी का घर है? हाँ, आप कौन? अरे शांति जी, कुछ समय पहले रवि ने मुझे कुछ पैसे उधार दिए थे, मैं वही लौटाने के लिए आया हूँ। ये लीजिए, अपने बेटे के पैसे रख लीजिए। भले ही मेरा बेटा जुआ खेलता था, पर उसने बहुत काम भी किया है और गरीबों की मदद भी करी है। बस उसकी एक बुरी आदत की वजह से आज हमारी ये हालत हो गई है। पर कोई बात नहीं माँ जी, अब हमारे पास पैसे, हम भी रवि जी की जमानत करवाएंगे। पैसे लेकर दोनों सास बहू जेल जाती हैं और पैसे देकर रवि की जमानत करवाती हैं। अब जैसे ही निशा अपनी सास और पति के साथ घर आती है तो वो देखती है कि उसके घर में उसका पूरा परिवार अच्छा अच्छा खाना खा रहा है। ये सारा खाना कहाँ से आया? माँ, आपकी मालकिन बहुत अच्छी है, आप खाली हाथ वहाँ से आ गई थी ना जल्दबाजी में, इसलिए उन्होंने हमारे लिए खाना भेजा है। बेटा, तुम्हारी दादी और माँ ने मुझे बताया, मेरे जाने के बाद आप लोगों ने कई दिनों तक घास की रोटियां खाई हैं, पर अब मैं आ चुका हूँ। अब मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा और दिन रात मेहनत करके आप लोगों का ख्याल रखूंगा। अब फिर से आप लोगों को हरी घास की रोटी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन पूरा परिवार अच्छा खाना खाता है और फिर कभी रवि जुए का नाम नहीं लेता और दिल लगाकर काम करता है। वहीं निशा भी उसका साथ देती है और नौकरी करती है। इस तरह दोनों अपने घर वालों की देखभाल करते हैं। उठ बेटा, क्या हुआ? आंखें खोल, आंखें खोलना बेटा, देख तेरी दादी तुझे आवाज दे रही है। मोहन बेटा, उठ ना, क्या हुआ तुझे? उठ जा बेटा, एक बार अपनी आंखें खोल, देख तेरी माँ तुझे पुकार रही है। भाभी, मोहन अब इस दुनिया में नहीं रहा। काजल की बात सुन के गायत्री तेज तेज रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, तूने ये क्या किया? तूने मुझसे मेरा पोता छीन लिया। अगर तुझे मारना ही था तो मुझे मार देता, ये बूढ़ा शरीर और जी कर क्या करता। अपनी आंखों के सामने अपने पोते को जाते हुए देख रही हूँ, मुझसे बड़ी अभागन कौन है? आखिर कैसे हुआ बच्चे के साथ ये सब? कहाँ था उस वक्त उसका पूरा परिवार जब उस बच्चे ने अपनी जिंदगी से हाथ धो दिया?
आइए जानते हैं अपनी आगे की कहानी में। माँ, जनवरी के इस महीने में ठंड दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। ये ठंडी हवाएं शरीर को सुन्न कर रही हैं। ठंड से कांपते हुए राधा की सास कहती है, हाँ बहू, ठंड तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ये खिड़की भी टूटी हुई है, जिससे सीधी हवा हमारे टूटे हुए घर में घुसती ही जा रही है। माँ, सर दर्द से फटा जा रहा है। माँ, तेरा सर तो आग की तरह तप रहा है। बेटा, तुझे तो बहुत तेज बुखार है। आ इधर आ, मेरी गोद में लेट जा, तेरा सर दबा देती हूँ। ये लो, ये ठंडी पट्टी इसके माथे से उतार दो, इससे इसका बुखार थोड़ा कम हो जाएगा। माँ जी, आप ही मोहन को अपनी गोद में रखें और इस ठंडी पट्टी से इसकी पट्टी करिए, जब तक मैं डॉक्टर से मोहन के लिए दवा ले आती हूँ। क्या हुआ आपको? क्या दिक्कत परेशानी आ रही है? सुबह से मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार है। पूरा शरीर आग से तप रहा है। बदन दर्द है, जिसकी दवा मैं लेने आई हूँ। ये लीजिए दवाई और इसके 500 रुपए आगे रिसेप्शन पर जमा करवा दीजिए। इतनी सारी रकम तो डॉक्टर साहब मेरे पास नहीं है। मैं बहुत गरीब हूँ। आप मुझे अभी ये दवाई दे दीजिए, मैं आपके पैसे धीरे धीरे करके चुका दूंगी। आगे से जब पैसे हो तभी अस्पताल आना, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। भगवान के लिए ऐसा मत करिए, मैं आपके पैसे चुका दूंगी। मुझे दवाई दे दीजिए, नहीं तो इस ठंड में मेरे बेटे की जान चली जाएगी। राधा के रोने के बाद भी डॉक्टर उसको दवाई नहीं देता है और वो बिना दवाई लिए ठंड से कांपती हुई अपने घर वापस आ जाती है, जिसे देखकर उसकी ननंद कोमल कहती है, लाइए भाभी, दवाई दीजिए, मोहन को दे दो। अस्पताल में हुई सारी बातें राधा कोमल को बताती है, जिसे सुनकर कोमल कहती है, गरीब का साथ कोई नहीं देता, सब लोग पैसे वालों को ही पूछते हैं। हम गरीबों की कोई औकात नहीं, पर आप चिंता मत करिए, घर में कुछ चीज पड़ी है, उनसे काढ़ा बनाकर मोहन को देती हूँ, और आप जब तक ठंडी पट्टी करिए, उससे मोहन को थोड़ा आराम मिलेगा। ऐसे ही वक्त गुजरता है और घर के बिगड़ी कंडीशन को देखकर राधा दूसरों के घर में बर्तन मांजने का काम ढूंढती है। अब वो आए दिन ठंड में लोगों के झूठे बर्तनों को धोती और उन पैसों से घर चलाती। बाप रे, कितना ठंडा पानी है। मेम साहब, आज आपने गीजर नहीं चलाया, पानी बहुत ज्यादा ठंडा है। वो सिर्फ हम लोगों के लिए नहाने और वॉशरूम के लिए है, तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं। मैं उस गीजर को ऑन करूं, चुपचाप इस ठंडे पानी से सारे बर्तन धो। पैसे किस बात के लेती हो तुम? ठंडे पानी से बर्तन धो धो कर राधा के हाथों में सूजन आ जाती है और पैरों की उंगलियां फूल जाती हैं और फूल कर लाल हो जाते हैं, जिसके कारण वो ठीक से चल भी नहीं पाती। एक दिन वो मालकिन के यहाँ से सारे काम खत्म करके अपने घर लंगड़ा लंगड़ा कर आ रही होती है, जिसे देख गायत्री कहती है, अरे बहू, तू ऐसे लंगड़ा क्यों रही है? और तेरे हाथ पैर, बाप रे, ये तो ठंड से फूल गए हैं और कितने लाल हो रहे हैं। राधा अपनी सास को बताती है कि मालकिन के यहाँ ठंडे पानी में काम करके उसके हाथ और पैर सूज गए हैं। ये सुनकर गायत्री कहती है, अरे कैसे इंसान है, उसे जरा भी दया नहीं आई इस ठंड में तुझसे इतना काम करवा के। ला बहू, मैं गरम तेल लगा देती हूँ सरसों का इसमें। ऐसे ही वक्त गुजरता है और अगले दिन गायत्री काम पर जाती है और अपनी मालकिन से हिसाब करने को कहती है, जिसे सुनकर उसकी मालकिन उस पर बहुत गुस्सा करती है और डांट टपट कर थोड़े से पैसे देकर उसको वहां से भगा देती है। राधा उन पैसों को लेकर घर आ रही होती है। उसको रास्ते में कुछ फटे पुराने कपड़े फेंके हुए नजर आते हैं। देखिए माँ जी, मुझको कुछ कपड़े मिले हैं जो मैं अपने बच्चों के लिए लेकर आई हूँ। इन्हें पहनने के बाद बच्चों को ठंड से राहत मिलेगी। ये स्वेटर तो जगह जगह से फट रहा है, आखिर इससे क्या ही ठंड जाएगी? इसे फेंक दो, कोई काम का नहीं है ये। नहीं, फेंक मत राधा बहू, ला मैं इन्हीं फटे स्वेटर को सुई धागे से सिल देती हूँ। ठंड में कम से कम थोड़ी तो राहत मिलेगी। देखो मेरा नया स्वेटर, ये कितना प्यारा है। अब तो मुझे थोड़ी ठंड भी कम लग रही है माँ। ऐसे ही वक्त गुजरता है। सभी लोग रात का खाना खाकर सो रहे होते हैं। रात को तेज बारिश, बिजली की कड़कने की आवाज और ठंडी हवाएं उनके टूटे घर में सीधे जा रही होती हैं। वो सभी लोग ठंड से कांपते हुए जमीन पर ठिठुर कर सो रहे होते हैं। कुछ देर बाद सुबह होती है और सभी लोग उठकर बैठते हैं, लेकिन मोहन टस से मस नहीं होता। सभी लोग डर जाते हैं। तभी गायत्री कहती है, मोहन, मोहन बेटा उठना, सुबह हो गई है। कब तक ठंड में जमीन पर ऐसे ही सोता रहेगा? गायत्री के इतना कहने पर भी मोहन टस से मस नहीं होता। बेटा मोहन, उठना, अपनी आंखें खोल। मैं कब से तुझे आवाज दे रही हूँ बेटा, कुछ तो बोल। भाभी, मोहन अभी इस दुनिया में नहीं रहा।
कल रात की ठंड से उसकी सांसें अब हमेशा के लिए रुक चुकी है। पूरा परिवार तेज तेज रोने लगता है। राधा चिल्लाते हुए अपना सर जमीन पर मारने लगती है और रोते हुए कहती है, हे भगवान, न जाने किस परिवार में मेरी शादी हो गई। माँ बाप ने कपास की खेती है बोलकर अच्छा पैसा कमाते हैं, मेरी शादी इस गरीब घर में करवा दी। यहाँ एक वक्त का खाना नसीब हो जाए वही बहुत बड़ी बात है, और आज तो मैंने अपना बेटा भी खो दिया। अब तो मानो ऐसा लग रहा था कि दुखों का पहाड़ और ठंड का कहर इन गरीब परिवार पर टूट पड़ा हो। अब मोहन की तस्वीर पर भी माला चढ़ जाती है। पूरा परिवार शोक में था। ऐसे ही वक्त गुजरता है। पड़ोसन विमला उनके घर की तरफ से गुजरती है और घर के बाहर से ही कहती है, कहने को कपास की खेती करते हैं, लेकिन अपने लिए ही इस कड़कती ठंड में एक रजाई नहीं बना सकते। देखते देखते इन्होंने अपना एक बेटा भी खो दिया। इतना कह के विमला वहां से चली जाती है। गेट पर खड़ी राधा और गायत्री ये सब कुछ सुन लेती हैं। सभी लोगों को लगता है कि हमारे कपास से बहुत कपास आती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो तो कब से सूखी और बंजर पड़ी है। अपनी सास की बात और पड़ोसन की बात सुनकर राधा कपास के खेत में जाती है, जहां दूर दूर तक सब सूखा पड़ा होता है। तभी उसकी नजर एक कोने में जाती है, जहां वो देखती है कि बहुत सारे कपास उगे हुए हैं। तब वो उनको एक कट्टे में भरकर अपने घर पर लेकर आती है। सुबह उठकर गायत्री कहती है, बहू, तेरी ये कपास के रुई से बनी हुई रजाई तो बहुत गर्म थी। रात को इतनी ठंड पड़ रही थी और हमारे तो पसीने छूट रहे थे। हाँ मामी, सही कह रही है माँ, सच में ये रुई तो बहुत गर्म थी। रात को ठंड भी नहीं लगी और गर्माहट से नींद भी अच्छी आई। ये हमारे कपास की खेती में से लाई हुई रुई थी, जिनकी मैंने रजाइयाँ बनाई, और वो इतनी गर्म हुई। अच्छा माँ जी, मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना हम इसी कपास से निकली हुई रुई से रजाई बनाकर बाहर लोगों को बेचें। इससे हमारी थोड़ी आमदनी भी हो जाएगी। हाँ बहू, तो ठीक कह रही है। हम सब मिलकर इसी रुई से रजाई बनाएंगे और बाहर मार्केट में बेचा करेंगे। अब राधा कपास को उगाने में बहुत मेहनत करती है और अब कपास अच्छी मात्रा में उगा भी करता है। अब इस कपास से रुई की रजाइयां बनाते और बाहर बाजार में बेचने जाते। धीरे धीरे अच्छी आमदनी हो जाती और वो लोग अपना एक सुंदर सा घर लेते हैं और अपनी रजाई के बिजनेस को बरकरार रखते हैं।